अच्छा, तो हमने कहा कि इसमें 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो रही है कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में, ठीक है, 90% केसेस में। तो अब ये 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी जो है वो रेंज कर सकती है डिग्री में, फ्रॉम टोटल लैक भी हो सकता है या फिर माइल्ड डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ठीक है, माइल्ड लॉस हो सकता है। डिपेंड करता है नेचर ऑफ अंडरलाइंग म्यूटेशन पे। अब एड्रिनल ग्लैंड्स में कोर्टिसोल जो है, एल्डोस्टेरोन और सेक्स स्टेरॉइड्स, ये सिंथेसाइज होते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल से थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट्स। तो 21 हाइड्रोक्सिलेज बहुत ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। लेकिन सेक्स स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस के लिए ये एंजाइम ज़रूरी नहीं है। तो थस अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है जो कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में हो रही है, तो इसकी वजह से कोर्टिसोल कम हो जाएगा और एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस भी, और शंट कर देगा कॉमन प्रिकर्सर को टू द सेक्स स्टेरॉयड पाथवे। यानी इनका पाथवे तो नहीं हो पा रहा, लेकिन वो सारे पाथवे सेक्स स्टेरॉयड के सिंथेसिस में चले जाएंगे और उसकी प्रोडक्शन फिर बढ़ जाएगी, तभी वायरलाइजेशन भी हो रही है। अब मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं। तो सारे जो केसेस है कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के, उसमें हमें जो एड्रिनल्स है वो बहुत ही हाइपर प्लास्टिक मिलेंगे बायोलेटरली, ठीक है। बायोलेटरली वो हाइपर प्लास्टिक हो जाएंगे, कभी कभार 10 to 15 टाइम्स वो अपने नॉर्मल वेट से इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएंगे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स हमें थिकन सा नोडुलर सा नज़र आएगा कट सेक्शन पे। वाइडेंड कॉर्टेक्स जो है वो ब्राउन नज़र आएगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैट की यानी लिपिड की डिप्लीशन हो गई है, तभी वो ब्राउन हो गया, ख़त्म हो गया। प्रोलिफरेटिंग सेल्स जो है वो कॉम्पैक्ट होंगे, यूजोफिलिक सेल्स होंगे और इंटरमिक्स हुए होंगे लिपिड लेडन क्लियर सेल्स के साथ, ठीक है। ये प्रोलिफरेटिंग सेल्स की बात हो रही है। अब हाइपरप्लेजिया जो है हमारे कॉर्टिकोट्रॉफ का, यानी कि एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी में मौजूद होंगे मोस्ट पेशेंट्स में, ठीक है। तो इसमें हमें एसीटीएच प्रोड्यूसिंग सेल्स का भी हाइपरप्लेजिया एंटीरियर पिट्यूटरी में भी मिल सकता है मोस्ट पेशेंट्स में। अब आए क्लिनिकल फीचर्स पे, तो कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो डिटरमाइन होती हैं स्पेसिफिक एंजाइम डेफिशिएंसी से, और उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं जो कि एंड्रोजन के एक्सेस से रिलेटेड हो, विथ या विदाउट द एल्डोस्टेरोन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी। हो भी सकती है, नहीं भी। तो डिपेंड करता है अब नेचर पे और सिवियरिटी ऑफ द एंजाइमेटिक डिफेक्ट पे। तो ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम जो है वो पेरीनेटल पीरियड भी हो सकता है, लेटर चाइल्डहुड या लेस कॉमनली एडल्टहुड। 21 हाइड्रोक्सिलेज की जो डेफिशिएंसी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एंड्रोजेनिक एक्टिविटी जो है ये साइंस करवाएगी मैस्कुलिनाइजेशन के फीमेल्स में, ठीक है। मेल्स की तरह के हो जाएंगे साइंस, जिसमें क्लाइटोरल हाइपरट्रॉफी, सूडो हर्मेफ्रोडाइटिज्म इन इन्फेंट्स टू ओलिगोमेनोरिया, हिर्सुटिज्म और एक्नी, ये पोस्ट प्यूबर्टल गर्ल्स में मिलेंगे। अब मेल्स में जो है एंड्रोजन के एक्सेस जो है वो एसोसिएटेड होगा विद इनलार्जमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड अदर एविडेंस ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इन द यंग पेशेंट्स, ठीक है। अब मोस्ट जो मैन हैं जिनको कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होता है वो फर्टाइल होते हैं, लेकिन कुछ को लेडिग सेल की डेवलपमेंट का फेलियर भी होता है, ठीक है, और ओलिगोस्पर्मिया। इन अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल जिनको 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है, तो उनमें एंजाइमेटिक डिफेक्ट बहुत ज़्यादा इतना सीवियर होता है कि वो एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी भी करवा देगा। तो उससे साल्ट यानी सोडियम की वेस्टिंग होगी। कंकॉमिटेंट कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी साथ में जो है उन इंडिविजुअल्स में जिनको कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, उनको रख देती है एट द रिस्क फॉर अक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी, ठीक है, एड्रिनल की, जो हम आगे भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया को हमेशा सस्पेक्ट करना है किसी भी नियोनेट में जिसको एम्बीजियस जेनिटालिया है, उसमें हमें सस्पेक्ट करना है कि इसको कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है। तो सिवियर एंजाइम की डेफिशिएंसी इन्फेंसी के दौरान लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, जिसमें वॉमिटिंग होगी बच्चे को, डिहाइड्रेशन और सॉल्ट वेस्टिंग। माइल्ड किस्म के जो वेरिएंट है इस डिजीज़ के, उसमें वुमेन जो है प्रेजेंट करेंगी डिलेड मिनार्की के साथ, ठीक है। मिनार्की ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन डिले होगा, ओलिगोमेनोरिया और हिर्सुटिज्म। इसके अलावा जो सारे केसेस होते हैं उनमें एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग जो ओवेरियन न्यूप्लाज्म है उसको हमें हमेशा एक्सक्लूड करना होगा। अब ट्रीटमेंट कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया का, एक्सोजीनियसली हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे जो कि इन टर्न एडिक्वेट लेवल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोवाइड करेगा, आल्सो ACTH के लेवल्स को सप्रेस करेगा और देयर बाय एक्सेसिव सिंथेसिस स्टेरॉयड हार्मोन्स की डिक्रीज हो जाएगी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनी ऑफ द क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज़। तो इस तरह से मतलब उनकी सिंथेसिस कम हो रही है स्टेरॉयड हार्मोन्स की, ठीक है। इसके अलावा हम मिनरल कॉर्टिकॉइड की सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं, रिक्वायर्ड होती है उन केसेस में जिनमें सॉल्ट वेस्टिंग जो वेरिएंट्स है ना कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की, सॉल्ट की भी वेस्टिंग हो रही है, तो इसलिए हम मिनरल कॉर्टिकॉइड की सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे हम डिस्कस कर लें, तो हमने डिस्कस किया सारा, समरी देख लें। एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम, तो हमने डिस्कस किया कि एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम में एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये बहुत ज़्यादा
एक्सेस में एंड्रोजन सिक्रीट करता है इन आइदर टू सेटिंग्स। एक तो एडिनोकॉर्टिकल नियोप्लाज्म में, जिसमें ज़्यादातर वायरलाइजिंग कार्सिनोमास में ऐसा होता है, या फिर कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में भी ये बहुत ज़्यादा एंड्रोजन सिक्रीट करता है। ठीक है, तो कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हमने कहा ग्रुप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें हमें डिफेक्ट मिलता है स्टेरॉयड की। ठीक है, स्टेरॉयड की बायोसिंथेसिस में डिफेक्ट आएगा, यूजुअली कॉर्टिसोल में। और मोस्ट कॉमन जो सब टाइप है वो कॉज होती है जब एंजाइम 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाए। फिर हमने कहा कि कॉर्टिसोल की रिडक्शन जो है, रिडक्शन इन द कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, वो कंपनसेटरी एसीटीएच की सिक्रीशन बढ़ा देगा, तो इंटर्न जो है स्टिमुलेट करेगा एंड्रोजन के प्रोडक्शन को। अब एंड्रोजन के वायरलाइजिंग इफेक्ट हैं, जिसमें मैस्कुलिनाइजेशन है फीमेल्स में, एम्बिगुअस जेनिटेलिया, ओलिगोमेनोरिया, हिर्सुटिज्म। इसके अलावा प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मेल्स में, और सम इंस्टेंसेस में सॉल्ट या सोडियम की वेस्टिंग एंड हाइपोटेंशन। लास्ट में हमने कहा बायोलेटरल हाइपरप्लेजिया एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट अप हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का एड्रिनल इनसफिशिएंसी। अच्छा, तो एड्रिनल कॉर्टिकल इनसफिशिएंसी या फिर हाइपोफंक्शन कह सकते हैं, ये कॉज होता है या तो आइदर प्राइमरी कोई एड्रिनल डिजीज़ हो, जिसको हम प्राइमरी हाइपोएड्रिनलिज्म कहेंगे, या डिक्रीज स्टिमुलेशन हो रही है एड्रिनल्स की। क्यों? क्योंकि एसीटीएच की डेफिशिएंसी कम है, सॉरी डेफिशिएंसी यानी एसीटीएच कम है बॉडी में, इस वजह से उसकी स्टिमुलेशन एड्रिनल्स की कम हो रही है, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी हाइपोएड्रिनलिज्म। तो प्राइमरी एड्रिनोकॉर्टिकल जो इंसफिशिएंसी है वो अक्यूट भी हो सकती है, जिसको हम एड्रिनल क्राइसिस कहेंगे, या क्रोनिक होगी तो उसको हम एडिसन डिजीज़ कहेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले आ जाए अक्यूट एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी पे। अक्यूट एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी मोस्टली कॉमनली जो है क्लिनिकल सेटिंग में होती है, लिस्टेड इन द टेबल। ये टेबल है, इसमें कॉजेज हैं डिफरेंट डिफरेंट एड्रिनल इंसफिशिएंसी के। अक्यूट में आपने याद रखना है वाटर हाउस फ्रेडरिशस सिंड्रोम, सडन विथड्रॉल ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। ठीक है, सडनली इसको अगर विथड्रॉ करें तो अक्यूट हो जाएगी इंसफिशिएंसी। और अगर स्ट्रेस हो पेशेंट में, जिसमें कोई अंडरलाइंग क्रोनिक एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो, उसको कोई स्ट्रेस हो, ठीक है, क्रोनिक के स्ट्रेस की वजह से जो है अक्यूट वाली हो सकती है। अब क्रोनिक की क्या वजूहत हो सकती हैं? ऑटो इम्यून एड्रिनलाइटिस जो 60 to 70% ऑफ केसेस में होता है इन डेवलप्ड कंट्रीज, इंक्लूडिंग APSI, AIRE म्यूटेशन एंड APS2 जो कि पॉलीजेनिक म्यूटेशन होगी। कुछ इन्फेक्शन की वजह से क्रोनिक होगी इंसफिशिएंसी, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, फंगल इन्फेक्शंस। इसके अलावा हेमोक्रोमेटोसिस, सार्कोइडोसिस, सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस और मेटास्टेटिक डिजीज़। ठीक है, डिफरेंट इनके कॉजेज हैं। तो इंडिविजुअल्स जिनको क्रोनिक एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी है वो अक्यूट क्राइसिस डेवलप कर सकते हैं आफ्टर एनी स्ट्रेस दैट टैक्सेस देयर लिमिटेड फिजियोलॉजिक रिजर्व्स। ठीक है, किसी स्ट्रेस के बाद उनको अक्यूट क्राइसिस हो सकते हैं। तो पेशेंट्स जिनमें मेंटेन जो कि मतलब मेंटेन किए गए हैं एक्सोजिनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे, तो उनका अगर हम रैपिड विथड्रॉल कर देते हैं स्टेरॉइड्स का, या फेलियर टू इंक्रीज द स्टेरॉइड डोज अगर ना बढ़ाया, तो इन रिस्पॉन्स टू द अक्यूट स्ट्रेस वो पर्सिपिटेट कर सकते हैं सिमिलर तरह का एड्रिनल क्राइसिस। क्यों? क्योंकि उनमें इनेबिलिटी हो गई है एट्रोफिक एड्रिनल्स की टू प्रोड्यूस द ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन। ठीक है, वो एट्रोफिक एड्रिनल्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन, जिसकी वजह से ये अक्यूट क्राइसिस हो सकते हैं। मैसिव एड्रिनल हेमरेज ये डिस्ट्रॉय कर सकता है इनफ ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स को टू कॉज द अक्यूट एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी, इस हेमरेज की वजह से। अब ये जो कंडीशन है ये पेशेंट्स में हो सकती है जो कि एंटी कोएगुलेंट थेरेपी पे मेंटेन किए गए हैं, या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में जिनको डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन हो गया है, या ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डेवलप हो सकता है, और उन पेशेंट्स में जो कि सफ़र कर रहे हैं ओवरवेलमिंग सेप्सिस के साथ। तो सेप्सिस वाली कंडीशन में हम उसको कहेंगे वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम। इसमें ये फिगर दिखाया गया वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम का। तो देखिए इसमें बायलेटरल एड्रिनल हेमरेज दिखाई गई है इन्फेंट के अंदर, विथ ओवरवेलमिंग सेप्सिस भी उसमें हो गई है, तो उसके नतीजे में अक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी होगी। अब ऑटोप्सी के टाइम पे जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं ये ग्रॉसली हमें हेमरेजिक नज़र आए और श्रंकन नज़र आए इस फोटो माइक्रोग्राफ में। ठीक है, और लिटिल रेजिडुअल कॉर्टिकल आर्किटेक्चर भी हमें थोड़ा सा डिसर्नेबल है, थोड़ा जो रह गया है हेमरेज के अलावा। अब ये जो कैटास्ट्रोफिक सिंड्रोम है ना, वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम, ये एसोसिएट होता है निजेरिया मेनिंजिटाइटिस सेप्टिसीमिया के साथ। ठीक है, हम माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ के आए हैं।
लेकिन ये ऑल्सो कॉज हो सकता है बाकी ऑर्गेनिज्म से भी। वाटर हाउस फ्लोटेशन सिंड्रोम किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये समवट बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। इसमें जो बेसिस होती है ना एड्रिनल हेमरेज की, वो अभी तक अनसर्टेन है, लेकिन ये एट्रीब्यूट हुआ है कि डायरेक्ट बैक्टीरियल सीडिंग हो जाती है स्मॉल वेसल्स ऑफ द एड्रिनल के अंदर। उसकी वेसल्स में बैक्टीरिया डायरेक्टली सीड हो जाता है और वहाँ पे डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन की डेवलपमेंट होगी, एंडोटॉक्सिन इंड्यूस्ड वास्कुलाइटिस हो जाता है, या फिर सम फॉर्म ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी वास्कुलाइटिस होता है। ठीक है, ये इसकी बेसिस है इस सिंड्रोम की। ठीक है, तो अक्यूट के बाद अब नेक्स्ट आता है क्रोनिक एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी, जिसको हम एडिसन डिजीज़ कहते हैं। तो एडिसन डिजीज़ या क्रोनिक एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी एक अनकॉमन डिसऑर्डर है जो कि रिजल्ट करता है फ्रॉम प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा अब प्रोग्रेसिवली। तो मोर देन 90% जो केसेस हैं ये वन ऑफ द 4 डिसऑर्डर्स को एट्रीब्यूटेबल है: ऑटोइम्यून एड्रीनलाइटिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स, या फिर मेटास्टेटिक कैंसर। ठीक है, ये हम देख के आए हैं टेबल में, तो इन चारों के साथ ये एट्रीब्यूट हो सकता है। 90% केसेस इस वजह से होते हैं। तो ऑटोइम्यून एड्रीनलाइटिस सबसे पहले देखिए, ये 60 to 70% ऑफ द केसेस होते हैं क्रोनिक एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी के इस वजह से, और ये बाय फार द मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी का उन कंट्रीज़ में जहाँ पे इन्फेक्शियस कॉजेज़ जो है वो अनकॉमन है, तो वहाँ पे ऑटोइम्यून की वजह से। अब जैसे कि ये नाम इम्प्लाई कर रहा है, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो रही है, हमारे जो स्टेरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं और ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सेवरल स्टेरॉयडोजेनिक एंजाइम्स के अगेंस्ट जो है वो डिटेक्ट हुई हैं अफेक्टेड पेशेंट्स में। ठीक है, तो ऑटोइम्यून एड्रीनलाइटिस एसोसिएशन में हो सकता है विद सेवरल डिस्टिंक्ट ऑटोइम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम, APKS। ऑटोइम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम के साथ हो सकता है ये ऑटोइम्यून एड्रीनलाइटिस। बेस्ट कैरेक्टराइज ऑफ दीज APS1 है, जो कि म्यूटेशन जब आ जाए AIRE जीन के अंदर, ऑटोइम्यून रेगुलेटर AIRE जीन में अगर म्यूटेशन आ जाती है जो कि क्रोमोसोम नंबर 21 पे है, तो उसकी वजह से APS1 हो जाएगा। ठीक है, ऑटोइम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम 1। तो ये कैरेक्टराइज हुआ है जिसमें म्यूकोकुटेनियस पेशेंट को कैंडिडियासिस होगा और स्किन की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, डेंटल इनेमल एंड नेल्स की भी एबनॉर्मलिटीज़ होंगी। इसको हम कह रहे हैं एक्टोडर्मल डिस्ट्रोफी होगी पेशेंट। ठीक है, जो कि हो रही है इन एसोसिएशन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो रिजल्ट करेंगे इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट ऑर्गन्स। अब AIRE जो प्रोटीन है ये इन्वॉल्व होती है इन द एक्सप्रेशन ऑफ टिश्यू एंटीजन। ठीक है, उनको एक्सप्रेस करने में थाइमस के अंदर भी एक्सप्रेस करती है, और T सेल जो स्पेसिफिक होते हैं उन एंटीजन्स के लिए उन T सेल्स को एलिमिनेट कर देगी ताकि ऑटो इम्यूनिटी ना हो। ठीक है, तो ये AIRE का काम होता है इस प्रोटीन का कि एक्सप्रेस करे और T सेल्स को एलिमिनेट करे। तो इंडिविजुअल जिनको अब APS1 हो गया है, ठीक है, डेवलप हुआ है, तो उनमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 22 के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, जो कि ये हमारे प्रिंसिपल इफेक्टर साइटोकाइंस होते हैं जो सिक्रीट होते हैं T हेल्पर 17 T सेल्स के साथ वजह से। ठीक है, उसमें से ये सिक्रीट होते हैं 17 एंड 22 इंटरल्यूकिन्स। क्योंकि दोनों T हेल्पर 17 डिराइव्ड ये साइटोकाइंस क्रूशल होते हैं हमारे डिफेंस के लिए अगेंस्ट द फंगल इन्फेक्शंस, तो जो अफेक्टेड पेशेंट है उसको क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस हो जाएगा इस डिजीज़ में, क्योंकि ये इसमें अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाए इन्फेक्शन वाला कॉज। तो पार्टिकुलरली जो ट्यूबरक्यूलोसिस है ये आपने याद रखना है, और वो जो फंजाई की वजह से प्रोड्यूस हो इस तरह का इन्फेक्शन, तो ये प्राइमरी क्रोनिक एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी करवाते हैं। ट्यूबरक्यूलस एड्रीनलाइटिस जो कि वंस अकाउंट करता था एज मैनी एज 90% ऑफ द केसेस ऑफ द एडिसन डिजीज़। कौन? ट्यूबरक्यूलस एड्रीनलाइटिस। ठीक है, एडिसन डिजीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ये कॉज था, तो अब ये लेस कॉमन हो गया क्योंकि इम्प्रूव्ड एंटी ट्यूबरक्यूलस थेरेपी आ गई है। विद द रीसर्जेंस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस मेनली बिकॉज ऑफ द HIV इन्फेक्शन की वजह से, और इम्यूनोडेफिशिएंसी भी हो गई है, तो इसकी रिसर्च हो गई है, बढ़ गया है दोबारा, तो ये एड्रिनल डेफिशिएंसी करवा सकता है, उसका कॉज हो सकता है, तो ये भी हमने मस्ट बी बोर्न इन द माइंड। ठीक है, याद रखना है। जब प्रेजेंट होगा तो ट्यूबरकुलस एड्रीनलाइटिस ज़्यादातर एसोसिएटेड होता है एक्टिव इन्फेक्शन इन द अदर साइड्स के साथ। ठीक है, पार्टिकुलरली या तो लंग में होगा या जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट में एक्टिव इन्फेक्शन होगा। फंजाई के अमंग जो डायसेमिनेटेड इन्फेक्शन है वो कॉज होता है बाय हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम कॉक्सीडियोर्स इमिटिस, तो ये भी क्रोनिक एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी करवाएगा। अब जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एड्रीनल इंसफिशिएंसी फ्रॉम सेवरल अदर इन्फेक्शन, जैसे साइटोमेगलो वायरस की वजह से उनको हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर, और कुछ नॉन इन्फेक्शस वजूहत की वजह से भी हो सकता है लाइक कपोसिस सार्कोमा। ठीक है, ये ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनको
एड्रिनल इंसफिशिएंसी डेवलप हो जाए किसी इन्फेक्शन या नॉन इन्फेक्शस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ देयर डिजीज़ की वजह से। लास्ट कॉज है मेटास्टेटिक नियोप्लाज्म्स। अच्छा, तो मेटास्टेटिक नियोप्लाज्म से ये इन्वॉल्व करते हैं एड्रिनल्स को, ये भी अनदर पोटेंशियल कॉज बनते हैं एड्रिनल इंसफिशिएंसी का। तो एड्रिनल्स जो हैं ये फेयरली कॉमन साइट होते हैं मेटास्टेसिस के उन पेशेंट्स में जिनको डाइसेमिनेटेड कार्सिनोमा हो गया है, जो कि समटाइम सफिशिएंट एड्रिनल कॉर्टेक्स को जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है और प्रोड्यूस करेगा डिग्री ऑफ एड्रिनल इंसफिशिएंसी। कार्सिनोमा ऑफ द लंग एंड ब्रेस्ट जो है ना, ये मेजॉरिटी जो है ये सोर्स ऑफ मेजॉरिटी मेटास्टेसिस होते हैं एड्रिनल्स में, ठीक है। यहाँ से जो है ज़्यादा मेटास्टेसिस होगी इन द एड्रिनल्स। अब आता है सेकेंडरी एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी पे, ठीक है। तो अक्यूट एंड क्रोनिक हमने डिस्कस किया। अब सेकेंडरी क्या है? कोई भी ऐसा डिसऑर्डर हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी का जो ACTH के आउटपुट को रिड्यूस कर दे, ठीक है, उसको कम कर दे। जिस तरह अगर कोई मेटास्टेटिक कैंसर है, कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फाक्शन हो जाए, इरेडिएशन, तो उससे सिंड्रोम हो जाएगा हाइपो एड्रिनलिज्म का, जिसमें सेम मतलब सिमिलैरिटीज़ होती हैं, एडिसन डिजीज़ की तरह ही होता है, ठीक है। ये हाइपो एड्रिनलिज्म हो जाएगा। अब ACTH की डेफिशिएंसी अलोन भी हो सकती है, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस में ये ओनली पार्ट है ऑफ द पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म एसोसिएटेड विद मल्टीपल पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसीज, ठीक है। यानी सारे जो पिट्यूटरी की सारे हार्मोन्स की जो है मल्टीपल हार्मोन्स की जो है डिफिशिएंसी भी हो सकती है, जिसको हम पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म कहेंगे, उसका भी पार्ट हो सकता है, या फिर ये ACTH अलोन भी डेफिशिएंट हो सकता है। अब पेशेंट्स में जिनको प्राइमरी डिजीज़ है तो उनके जो है डिस्ट्रक्शन एड्रिनल कॉर्टेक्स की प्रिवेंट कर हो जाएगी, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो डिस्ट्रक्शन है वो प्रिवेंट करेगी रिस्पॉन्स टू एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड ACTH इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है। प्लाज्मा में कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाएगा और हम एक्सोजीनियसली जब ACTH देंगे तो वो उसको रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से रिस्पॉन्स नहीं शो होगा एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड ACTH का इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि प्लाज्मा में जो है कॉर्टिसोल के लेवल ज़्यादा है। बाय कंट्रास्ट सेकेंडरी एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें हमें सीरम में ACTH के लेवल लो मिलते हैं और प्रॉम्प्ट राइज प्लाज्मा के कॉर्टिसोल लेवल का हो जाएगा, मतलब कॉर्टिसोल लेवल जो है प्रॉम्प्टली बढ़ जाएगा जैसे ही हम एक्सोजीनियसली जो है ACTH अगर एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है, उसमें नहीं बढ़ रहा था जब हम एक्सोजीनियसली दे रहे थे प्राइमरी डिजीज़ में, लेकिन इस सेकेंडरी वाले में बढ़ जाएगा, ठीक है, कॉर्टिसोल लेवल प्लाज्मा में। अब अपीयरेंस मॉर्फोलॉजी में देखें तो जो एड्रिनल ग्लैंड्स की अपीयरेंस होती है वो वेरी करेगी कॉज ऑफ द एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी के हिसाब से। अगर सेकेंडरी हाइपो एड्रिनलिज्म हुआ है तो उसमें हमें एड्रिनल्स रिड्यूस्ड मिलेंगे, स्मॉल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे और यूजुअली रिटेन करेंगे अपना येलो कलर, क्योंकि इनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड रेजिडुअल भी मौजूद है। यूनिफॉर्म थिन रिम जो है एट्रोफिक येलो कॉर्टेक्स की सराउंड करेगी सेंट्रल इंटैक्ट वाले मेडुला को, ठीक है। लेकिन कॉर्टेक्स जो है येलो सा एट्रोफिक थिन रिम बन गई है एक यूनिफॉर्म किस्म की। अब हिस्टोलॉजिक इवोल्यूशन में हमें रिवील होगा कॉर्टिकल सेल्स की एट्रोफी, और उसमें जो है साइटोप्लाज्मिक लिपिड भी बिल्कुल लॉस हो जाएगा, पार्टिकुलरली जोना फेसिकुलेटा में और जोना रेटिकुलरिस। प्राइमरी ऑटो इम्यून एड्रिनलाइटिस की बात करें अब, तो ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें अब इरेगुलरली श्रंकन ग्लैंड होगा, इरेगुलरली, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें विद इन द सुप्रा रीनल एडिपोज टिश्यू। हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन में उसका जो कॉर्टेक्स है उसमें सिर्फ स्कैटर्ड से रेजिडुअल कॉर्टिकल सेल रह जाएंगे कोलैप्स्ड नेटवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। वेरिएबल लिम्फॉइड इनफिल्ट्रेट भी हमें कॉर्टेक्स में मिलेगा जो कि एक्सटेंड कर सकता है सबजेसेंट मेडुला के अंदर, ठीक है। तो 20.41 में देखिए इसमें ऑटो इम्यून एड्रिनलाइटिस दिखाया गया है। इन एडिशन टू द लॉस of all but a subcapsular rim of the cortical cell there is an extensive mononuclear cell infiltrate। बाकी तो सब लॉस हो गया, लेकिन एक रिम जो है कॉर्टिकल सेल्स की वो थोड़ी बहुत रह गई है और बहुत ज़्यादा हमें इसमें मोनोन्यूक्लियर सेल का इन्फिल्ट्रेट मिल रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि मेडुला अदरवाइज जो है वो प्रिजर्व रहेगा इसमें। देन अगर ट्यूबरक्यूलस या फिर फंगल डिजीज़ हुई है तो उसमें हमें एड्रिनल आर्किटेक्चर जो है वो नज़र आएगा कि वो ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से इफेस हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, मतलब उसको वो कंप्रेस कर देगी। तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल है जिस तरह हमें बाकी साइड्स ऑफ इन्फेक्शन में मिले ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। अब जब हाइपो एड्रिनलिज्म मेटास्टेटिक कार्सिनोमा की वजह से हुआ है तो उस केस में एड्रिनल्स बड़े हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे और उनका नॉर्मल आर्किटेक्चर बिल्कुल ऑब्सक्योर हो जाएगा क्योंकि वो नियोप्लाज्म उसको इन्फिल्ट्रेट करेगा, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट अब क्लिनिकल फीचर्स में देखें तो इन जनरल क्लिनिकल फीचर्स जो है एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी के वो अपीयर नहीं करेंगे जब तक कि 90% जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाता।
तो अब जो इनिशियल मैनिफेस्टेशंस होती हैं उसमें आता है कि प्रोग्रेसिव वीकनेस होती जाएगी, ईजी फटीगेबिलिटी, वो थक जाएगा, इजीली फटीग हो जाएगी पेशेंट को, जो कि डिसमिस हो सकती है एज अ नॉन स्पेसिफिक कंप्लेन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस भी कॉमन होती हैं, जिसमें एनोरेक्सिया, नोशिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस और डायरिया होगा पेशेंट को, ठीक है। अब वो पेशेंट जिनमें प्राइमरी एड्रिनल डिजीज़ हुई है तो उनका ACTH का लेवल बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। ACTH प्रिकर्सर हार्मोन का जो है लेवल बढ़ा हुआ होगा, जो स्टिमुलेट करेगा मेलानोसाइट्स को, तो उसके नतीजे में स्किन की भी हाइपर पिगमेंटेशन होगी और म्यूकोजल सर्फेसेस की भी। फेस, एक्जिला, निपल्स, एरियोला, पेरिनियम, ये पार्टिकुलरली कॉमन साइट्स होते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के। बाय कंट्रास्ट हाइपर पिगमेंटेशन हमें याद रखिएगा सेकेंडरी एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी में नहीं मिलती, क्योंकि मेलानोट्रोफिक हार्मोन के लेवल उसमें नहीं बढ़ते। डिक्रीज्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी कम हो जाना इन द पेशेंट विद द प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी, तो वो रिजल्ट करेगा पोटेशियम की रिटेंशन होगी और सोडियम लॉस हो रहा है, तो उसके नतीजे में हाइपर कैलीमिया, पोटेशियम बढ़ रहा है ना, हाइपर कैलीमिया हो रहा है, जबकि हाइपोनेट्रीमिया, वॉल्यूम की भी डिप्लीशन हो रही है और हाइपोटेंशन हो रहा है, ठीक है। ये हो गई बात कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड की अगर एक्टिविटी कम हो रही है प्राइमरी लेकिन एड्रिनल इंसफिशिएंसी में, जबकि सेकेंडरी हाइपो एड्रिनलिज्म में क्या होगा कि कोर्टिसोल के लेवल कम है, ठीक है, कैरेक्टराइज हुआ है कि उसमें कोर्टिसोल कम होगा और एंड्रोजन का आउटपुट जो है वो भी डेफिशिएंट होगा, कम होगा, लेकिन नॉर्मल या नियर नॉर्मल एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। इसमें अब थोड़ा अपोजिट है। हाइपोग्लाइसीमिया याद रखिएगा ओकेजनली हो सकता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी की वजह से और इम्पेयर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से। ये इन्फेंट्स में ज़्यादा कॉमन है और चिल्ड्रन में बनिस्बत एडल्ट्स के। स्ट्रेस, जिस तरह इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा या सर्जिकल प्रोसीजर्स जो है, इस तरह का स्ट्रेस अफेक्टेड पेशेंट्स में परसिपिटेट करेगा अक्यूट एड्रिनल क्राइसिस को, जो कि मैनिफेस्ट हुए हैं कि उसमें पेशेंट को इनट्रैक्टेबल वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन, कोमा और वास्कुलर कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। डेथ जो है वो फॉलो करेगी रैपिडली अनलेस कि हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को इमीडिएटली रिप्लेस नहीं कर देते, तो फिर वरना डेथ हो जाएगी। दैट्स इट। अब समरी देखिए, हमने एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी यानी हाइपो एड्रिनलिज्म को डिस्कस किया, जिसमें हमने कहा कि प्राइमरी एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी होती है अक्यूट भी, जो कि वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम, या क्रॉनिक भी हो सकती है, जिसको हम एडिसन डिजीज़ कहेंगे। क्रॉनिक वाली एड्रिनल इंसफिशिएंसी जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। मतलब वो सेकेंडरीली होती है किसी भी ऑटोइम्यून एड्रिनलाइटिस की वजह से, जो कि ऑटोइम्यून पॉलीएंडोक्राइन सिंड्रोम में होता है, ठीक है, ऑटोइम्यून एड्रिनलाइटिस, तो उसकी वजह से क्रॉनिक एड्रिनल इंसफिशिएंसी होती है। टीबी और हमने कहा इन्फेक्शंस जो है ऑपोर्चुनिस्टिक पैथोजेंस की वजह से एसोसिएट होते हैं HIV के साथ, और ट्यूमर जो मेटास्टेसाइज करें एड्रिनल्स में, तो ये भी अनदर इंपॉर्टेंट कॉज बनते हैं क्रॉनिक हाइपोएड्रिनलिज्म के। अब पेशेंट हमने कहा लास्ट में कि वो फटीग के साथ प्रेजेंट करेगा, वीकनेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होगी। प्राइमरी एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी में हमें हाई ACTH के लेवल मिलते हैं और साथ में हमें स्किन में भी पेशेंट के अंदर पिगमेंटेशन मिलती है, ठीक है। दैट्स इट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि एड्रिनोकॉर्टिकल नियोप्लाज्म्स। तो ये एविडेंट है फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकल हाइपर फंक्शन के जो फंक्शनल एड्रिनल नियोप्लाज्म्स होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एनी ऑफ द वेरियस फॉर्म ऑफ हाइपर एड्रिनलिज्म, ठीक है। वो हाइपर फंक्शनिंग है तो हाइपर एड्रिनलिज्म की किसी भी फॉर्म की वजह बन सकते हैं। तो जबकि फंक्शनल एडिनोमास मोस्ट कॉमनली हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के साथ एसोसिएटेड होते हैं और कुशिंग सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो वायरलाइजिंग के न्यूप्लाज्म से ये लाइकली है टू बी द कार्सिनोमास, ठीक है। फंक्शनल वाले एडिनोमा इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म एंड कुशिंग सिंड्रोम, जबकि कार्सिनोमास जो है वो वायरलाइजिंग न्यूप्लाज्म होंगे, ठीक है। अब सारे एडिनोकॉर्टिकल न्यूप्लाज्म याद रखिएगा, हाउएवर स्टेरॉयड हार्मोन्स को एलेबोरेट नहीं करते। डिटर्मिनेशन के वेदर कॉर्टिकल न्यूप्लाज्म फंक्शनल है या नहीं, तो इसके डिटर्मिनेशन बेस्ड है कि हमने एवेल्यूएट भी करना और मेजर करना है हार्मोन को और इट्स मेटाबोलाइट्स इन द लेबॉर्ट्री, या उसके मेटाबोलाइट्स को मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। अब सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखें तो एडिनोकॉर्टिकल जो एडिनोमास होते हैं वो हमने पहले ही डिस्कशन ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम एंड हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में ही डिस्कस कर लिए हैं। तो मोस्ट जो कॉर्टेक्स की यानी एडिनोमास है वो हाइपर फंक्शन नहीं करवाते और ज़्यादातर वो इंसिडेंटल फाइंडिंग की तरह ऑटोप्सी के टाइम पे हमें मिलते हैं, या फिर एब्डोमिनल इमेजिंग के दौरान किसी भी अनरिलेटेड कॉज की वजह से जब एब्डोमिनल इमेजिंग की जाए तो उसमें हमें नज़र आ जाते हैं, ठीक है, एडिनोकॉर्टिकल एडिनोमा। In fact, half facious appellation of the adrenal
incidentalloma has crept into the medical lexicon to describe these incidentally discovered tumors. ठीक है, इंसिडेंटलोमा हम कहते हैं कि जो इमेजिंग के दौरान इस तरह इंसिडेंटली जो डिस्कवर हो, ठीक है, तो इस वजह से ये एडिनल इंसिडेंटलोमा भी कहलाता है, इंसिडेंटली फाउंड होता है। ठीक है, अब कट सरफेस पे एडिनोमास यूजुअली येलो होते हैं या येलो ब्राउन होंगे ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड विद इन द नियोप्लास्टिक सेल्स, इस वजह से येलो या येलो ब्राउन नजर आएंगे लिपिड्स की वजह से। तो अब इस फिगर में देखिए 20.37 में, तो इस तरह हमने यहाँ देखा था कि इस तरह का हमें एडिनोकॉर्टिकल एडिनोमा येलो नजर आता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड। एज अ जनरल रूल ये छोटे होते हैं, एवरेज करेंगे 1 to 2 सेंटीमीटर के होंगे डायमीटर में। माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में ये एडिनोमास सेल्स के कंपोज हुए होते हैं जो कि सिमिलर हैं दोज पॉपुलेटिंग द नॉर्मल एड्रिनल कॉर्टेक्स। जिस तरह बाकी एंडोक्राइन ट्यूमर्स में होता है, तो यहाँ पे भी प्लियोमॉर्फिज्म हमें इनकाउंटर होगा बिनाइन ट्यूमर्स में, और ये रिलायबल मार्कर नहीं होता मैलिग्नेंसी का। अब आते हैं एडिनोकॉर्टिकल कार्सिनोमास पे। तो ये रेयर न्यूप्लाज्म है जो कि किसी भी एज में हो सकते हैं, चाइल्डहुड में भी। दो जो इसमें रेयर इनहेरिटेड कॉजेज है ना इस एडिनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा के, वो है ली फ्रोमेनी सिंड्रोम की वजह से और बेकविथ-वीडमैन सिंड्रोम। बेकविथ-वीडमैन सिंड्रोम हम जेनेटिक एंड पीडियाट्रिक डिजीजेज में डिस्कस करके आए हैं 3rd ईयर में, ठीक है, जबकि ली फ्रोमेनी सिंड्रोम हमने नियोप्लेजिया वाले चैप्टर 6 में डिस्कस किया था। तो ये दोनों जो है मेन वजूहत बनते हैं इस एडिनोकॉर्टिकल कार्सिनोमास की। अब मोस्ट केसेस में एडिनोकॉर्टिकल कार्सिनोमास लार्ज होते हैं, इन्वेजिव लेजन्स होती हैं जो कि नेटिव हमारे एड्रिनल ग्लैंड को जो है इफेस कर देंगी, इतनी बड़ी हैं कि उस इफेस करेंगी। कट सरफेस पे जो एडिनोकॉर्टिकल कार्सिनोमास है वो टिपिकली वेरीगेटेड होते हैं, पुअरली डिमार्केटेड होते हैं। एडिनोकॉर्टिकल लेजन है जिसमें हमें नेक्रोसिस के एरियाज नज़र आएंगे, हेमरेज नज़र आएगी और सिस्टिक चेंज मिलेगा। तो इस फिगर में भी देखिए एडिनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा दिखाया गया है। तो ट्यूमर जो है ड्वार्फ कर रहा है किडनी को, उसके देखिए इस किडनी के जो है अपर पोल को कंप्रेस कर रहा है। तो ये ट्यूमर लार्जली हेमरेजिक और नेक्रोटिक हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक जब इसकी एग्जामिनेशन की जाएगी तो इसमें हमें टिपिकली ये ट्यूमर जो है वो कंपोज हुआ नजर आएगा वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स का, जो कि बिल्कुल रिजेंबल करेंगे दोज सीन इन द कॉर्टिकल एडिनोमास या बिजार प्लियोमॉर्फिक हमें सेल्स नजर आएंगे, जो कि बहुत मुश्किल होंगे टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम दोज ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा मेटास्टेटिक टू द एड्रिनल ग्लैंड। यानी कोई भी ऐसा अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा जो कि आके मेटास्टेसाइज कर गया है एड्रिनल ग्लैंड में, तो उस तरह का भी नज़र आएगा जिसको हम फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे सेल्स को, या फिर हम अच्छी तरह से वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स भी हमें नज़र आ सकते हैं जो कि बिल्कुल कॉर्टिकल एडिनोमास जो ऊपर पड़े ना उनको रिजेंबल करेगा, ठीक है। या उस तरह के अपीयरेंस हो तो या बिजार प्लियोमॉर्फिक सेल्स होंगे जो कि मुश्किल होंगे आइडेंटिफाई करना। तो दोनों तरह की हमें प्रेजेंटेशन मिल सकती है। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है एड्रिनल मेड्यूला। तो यहाँ पे पूरा जो है हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स कंप्लीट किया, उसमें सारे जो है डिजीजेस पढ़ी। एड्रिनल मेडुला में हम सबसे पहले ट्यूमर्स ऑफ एड्रिनल मेडुला डिस्कस करेंगे, जिसमें फियोक्रोमोसाइटोमा, न्यूरोब्लास्टोमा एंड अदर न्यूरोनल नियोप्लाज्म्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एड्रिनल मेडुला। ये जो है एम्ब्रियोलॉजिकली और फंक्शनली स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ये पॉपुलेट हुआ है बाय द सेल्स, ठीक है। तो अब ये उन सेल्स के साथ पॉपुलेट हुआ है जो कि हमारे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से डिराइव हुए हैं, यानी क्रोमाफिन सेल से, और उनके सपोर्टिंग यानी सस्टेंटेक्युलर सेल से, ठीक है, ये इसको पॉपुलेट कर रहे हैं। तो इसमें जो क्रोमाफिन सेल्स हैं उनको ये नाम दिया गया क्योंकि उनका ब्राउन ब्लैक कलर होता है आफ्टर एक्सपोजर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इनका ब्राउन ब्लैक हमें कलर मिलता है इस वजह से। ये सिंथेसाइज करेंगे और सिक्रीट करेंगे कैटेकोलामीन्स इन रिस्पॉन्स टू द सिग्नल फ्रॉम प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स इन द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। तो उसके रिस्पॉन्स में ये कैटेकोलामीन बनाएंगे। इसी तरह की कलेक्शन सेल्स की डिस्ट्रीब्यूट है थ्रू आउट द बॉडी इन द एक्स्ट्रा एड्रिनल पैरागैंग्लियन सिस्टम, ठीक है। वहाँ पे हमारे इसी तरह के सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं बॉडी में, एड्रिनल से बाहर भी। तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ है अब इस एड्रिनल मेडुला की, वो नियोप्लाज्म्स होते हैं, जिसमें दोनों आते हैं न्यूरोनल नियोप्लाज्म, जिसमें न्यूरोब्लास्टोमास और ज़्यादा मैच्योर मेलिग्नेंट गैंग्लियन सेल ट्यूमर आ जाते हैं। इसके अलावा नियोप्लाज्म्स जो कि क्रोमाफिन सेल्स के बने हुए हैं, जिसको हम फियोक्रोमोसाइटोमा कहेंगे। तो सबसे पहले ट्यूमर्स ऑफ द एड्रिनल मेडुला डिस्कस करें। सबसे पहला है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा नियोप्लाज्म्स हैं जो कि क्रोमाफिन सेल्स के बने हुए हैं, जो कि अपने नॉन नियोप्लास्टिक काउंटर पार्ट्स की तरह सिंथेसाइज भी करेंगे और रिलीज़ करेंगे कैटेकोलामीन्स, और कुछ केसेस में बाकी पेप्टाइड हार्मोन्स भी बनाएगा। तो अब इस तरह के ट्यूमर स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि आल्दो ये अनकॉमन है, लेकिन ये एल्डोस्टेरोन सिक्रीटिंग एडिनोमास की तरह
सर्जिकली करेक्टेबल फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन करवाते हैं, जो हम सर्जिकली भी करेक्ट कर सकते हैं। तो फियोक्रोमोसाइटोमा यूजुअली सब्सक्राइब करते हैं टू कन्वीनियंट रूल ऑफ टेंस। याद रखिएगा रूल ऑफ 10% एक तो फियोक्रोमोसाइटोमा एक्स्ट्रा एड्रीनल होते हैं, एड्रीनल से बाहर, यानी कि उन साइड्स पे जहाँ पे ऑर्गन ऑफ जकरलैंड 1 एंड द कैरोटिड बॉडी, इस तरह की साइड्स पे, ये जहाँ पे हम इनको पैरागैंग्लियोमास कहेंगे रादर देन द फियोक्रोमोसाइटोमा। तो हम इनको इस जगहों पे जब होंगे साइड्स पे हम पैरागैंग्लियोमा कहेंगे, ठीक है। तो 10% फियोक्रोमोसाइटोमा इस तरह की एक्स्ट्रा एड्रीनल साइड्स पे होते हैं। इसके अलावा 10% जो एड्रीनल फियोक्रोमोसाइटोमा है वो बायलेटरली होंगे दोनों साइड पे। तो ये प्रोपोर्शन जो है वो 50% ऑफ द केसेस राइज देता है, जो कि फैमिलियल सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। इसके अलावा 10% एड्रीनल फियोक्रोमोसाइटोमा मैलिग्नेंट भी होते हैं। याद रखिएगा कि इनकी जो है, आल्दो जो एसोसिएटेड हाइपरटेंशन है, ये एक सीरियस पोटेंशियली लीथल कॉम्प्लिकेशन करवा रहा है इवन बिनाइन ट्यूमर्स के अंदर, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसमें जो हाइपरटेंशन हो रही है। फ्रैंक मैलिग्नेंसी जो है वो समवट ट्यूमर्स में ज़्यादा कॉमन है, जो कि एक्स्ट्रा एड्रीनल साइड से अराइज करे। एड्रीनल से बाहर जो उसमें ट्यूमर अराइज कर रहा है उसमें मैलिग्नेंसी ज़्यादा कॉमन है। एंड देन है 10% जो एड्रीनल फियोक्रोमोसाइटोमा है वो हाइपरटेंशन के साथ नहीं एसोसिएटेड होते। तो 90% जो प्रेजेंट करेंगे हाइपरटेंशन के साथ, अप्रॉक्सीमेटली 2/3 जो है उनमें पैरोसिस्मल एपिसोड्स होते हैं, जो कि सडन राइज इन द ब्लड प्रेशर के साथ एसोसिएटेड होते हैं और पैल्पिटेशंस के साथ, जो कि ऑन ओकेजन फैटल भी हो सकती है, ठीक है। तो अब जो ट्रेडिशनल 10% जो रूल है ये सिंस मॉडिफाई हो गया है, तो ये फैमिलियल केसेस में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और अब ये रिकॉग्नाइज हुआ है कि एज मेनी एज 25% जो इंडिविजुअल्स जिनको फियोक्रोमोसाइटोमास हैं और पैरागैंग्लियोमास, वो जर्म लाइन म्यूटेशन हार्बर कर रहे होते हैं इन वन ऑफ द एटलीस्ट 6 नॉन जीन्स, जिसमें RET जो कि टाइप 2 मैन सिंड्रोम करवाता है, बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा NF1 जो कि टाइप 1 न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस करवाएगा, VHL जो कि वॉन हिपल लिंडो डिजीज़ करवाता है, और 3 जो जीन इनकोडिंग सब यूनिट्स होते हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के अंदर, SDHB, SDHC, SDHD, ये तीनों जो जीन इनकोडिंग सब यूनिट्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं और ऑक्सीजन की सेंसिंग में। तो मतलब इनमें जो है किसी भी इन 6 जीन्स में किसी भी एक में जर्म लाइन म्यूटेशन आती है, ठीक है, पैरागैंग्लियोमास में और फियोक्रोमोसाइटोमा। तो ये पोस्टुलेट हुआ है कि लॉस ऑफ फंक्शन इन वन और मोर ऑफ दीज सब यूनिट लीड टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, उसकी जो है स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, तो ट्यूमरोजेनेसिस जो है वो प्रमोट होगी हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर अल्फा की, अगर एक या ज़्यादा इन सब यूनिट्स में जो है लॉस ऑफ फंक्शन आ जाता है, ठीक है। तो अब मॉर्फोलॉजी पे आ जाए तो फियोक्रोमोसाइटोमा रेंज करेंगे साइज़ में छोटे से सर्कमस्क्राइब लेशन से लेके बड़ी सी लार्ज एड्रीनल, छोटी सी अगर वो सर्कमस्क्राइब सी लीजन होगी वो कन्फाइंड होगी एड्रीनल में, या फिर ये लार्ज हेमरेजिक मास भी बना सकते हैं जो कि सेवरल किलोग्राम्स तक उनका वजन होगा। कट सरफेस पे ये स्मॉल जो फियोक्रोमोसाइटोमा है ये हमें येलो टैन नज़र आएंगे, वेल डिफाइंड लेशंस होंगी जो कि साथ वाले एडजेसेंट एड्रीनल ग्लैंड को कंप्रेस कर रही होंगी, ठीक है। तो ये 20.44 में देखें फियोक्रोमोसाइटोमा दिखाया गया है। ये ट्यूमर देखिए इनक्लोज हुआ है एटीनुएटेड कॉर्टेक्स के अंदर और डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है हमें एरियाज ऑफ हेमरेज। कॉमा शेप का देखिए रेजिडुअल जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हमें ये लोअर पोर्शन में नज़र आ रहा है जो रह गया है, बाकी पूरा देखिए कंप्रेस हो गया है। तो लार्जर लेजन्स जो है ये हेमरेजिक होती है, नेक्रोटिक और सिस्टिक, और टिपिकली जो एड्रिनल ग्लैंड है हमने देखा उसको फेस कर रही है, ठीक है, इफेस। अब इंक्यूबेशन जो है ना फ्रेश टिश्यू की पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के अंदर वो इसको डार्क ब्राउन